अगली सुबह रोहन ने फैसला किया, वो राठौड़ इंडस्ट्रीज जाएगा और अभय से मिलेगा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो? अभय तुम्हारा दुश्मन है। उसके पिता को तुमने जेल भेजा है। वो तुमसे मिलेगा भी नहीं, और अगर मिला तो तुम्हें धोखा देगा। रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, मगर गुलशन को हराने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। और अभय ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो गुलशन के बारे में कुछ जानता है। वो देवराज का बेटा है। उसने अपने पिता के सारे राज देखे हैं। प्रिया ने गहरी सांस ली। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रोहन ने मना किया। नहीं, तुम यहां रहो शास्त्री जी के साथ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें फाउंडेशन संभालना होगा। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं दुआ करूंगी। रोहन राठौड़ इंडस्ट्रीज पहुंचा। वही बड़ी बिल्डिंग जहां उसके पिता ने काम किया था, वही ऑफिस जहां से देवराज ने सब कुछ चलाया था। अब वो इमारत अभय की थी और रोहन को अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा। सिक्योरिटी वालों ने उसे पहचान लिया। मिस्टर राठौड़, आप यहां? रोहन ने सिर हिलाया। मुझे अभय राठौड़ से मिलना है। सिक्योरिटी वाले ने अंदर फोन किया और कुछ देर बाद रोहन को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। अभय का ऑफिस तीसरी मंजिल पर था। बड़ा सा ऑफिस जिसमें दीवारों पर राठौड़ इंडस्ट्रीज की तस्वीरें लगी थीं और एक कोने में देवराज की बड़ी सी तस्वीर थी। अभय अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने रोहन को देखा और मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। रोहन राठौड़, मुझे पता था कि तू एक दिन मेरे पास आएगा। बैठ। रोहन बैठ गया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था। मुझे गुलशन के बारे में जानकारी चाहिए। वो कहाँ है? उसका ठिकाना क्या है? अभय ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और रोहन को देखा। गुलशन, मेरे पिता का सबसे वफादार आदमी? तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? क्या उसने तुझे परेशान करना शुरू कर दिया? रोहन ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अभय को देखता रहा। अभय ने अपना लैपटॉप बंद किया और मेज पर रख दिया। मैं तुझे गुलशन के बारे में बता सकता हूं, मगर एक शर्त पर। तू मेरे पिता के केस में गवाही देगा कि मैं उनके अपराधों में शामिल नहीं था। रोहन को समझ में आ गया, अभय उसका उपयोग करना चाहता था। वो चाहता था कि रोहन कोर्ट में कहे कि अभय निर्दोष है, ताकि उसे राठौड़ इंडस्ट्रीज पर पूरा कब्जा मिल सके। रोहन ने पूछा, और अगर मैं मना करूं? अभय मुस्कुराया। तो तू गुलशन को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और गुलशन, वो तेरी जिंदगी को नरक बना देगा। कल उसने तेरी झुग्गी जलाई, परसों वो तेरी प्रिया को निशाना बनाएगा, और फिर तेरी मां को। सोच ले। रोहन ने कुछ सोचा और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, मगर पहले मुझे गुलशन का ठिकाना चाहिए। अभय ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और रोहन की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा गुलशन का पता। वो वर्सोवा में एक पुराने बंगले में छिपा है, मगर तू वहां अकेला मत जाना। वो आदमी बहुत खतरनाक है। रोहन ने कागज लिया और उठ गया, बिना एक शब्द कहे, बिना धन्यवाद दिए। अभय ने उसे रोका। एक बात और, रोहन, गुलशन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने उसे नहीं भेजा। वो मेरे पिता का आदमी है, मेरा नहीं। मैं तो सिर्फ अपना बिजनेस ठीक रखना चाहता हूं। तू गुलशन से निपट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रोहन ने पीछे मुड़कर अभय को देखा। तेरा बिजनेस इस बात पर टिका है कि तूने कितने लोगों को धोखा दिया है। मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता। अभय मुस्कुराया। भरोसा मत कर, मगर आज मैंने तेरी मदद की है, याद रखना। रोहन वहां से बाहर निकला। उसके हाथ में गुलशन का पता था, मगर उसे कुछ और भी पता था कि अभय ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। कुछ छिपा था और वो जल्द ही सामने आने वाला था। रोहन ने शास्त्री जी को फोन किया। मुझे गुलशन का ठिकाना मिल गया है, वर्सोवा में, एक पुराने बंगले में। शास्त्री जी ने कहा, रुक बेटा, अकेला मत जाना, मैं साथ चलूंगा, और कुछ लोग भी। हम मिलकर जाएंगे टीम के साथ। रोहन ने मान लिया। ठीक है, कल सुबह हम जाएंगे। मगर शास्त्री जी, अभय ने कुछ और भी कहा। उसने कहा कि गुलशन से उसका कोई संबंध नहीं है। शास्त्री जी चुप रहे, फिर बोले, अभय झूठ बोल रहा है। गुलशन और अभय वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवराज के जेल जाने के बाद अभय ने गुलशन को ही सब कुछ संभालने के लिए कहा होगा। वो दोनों मिलकर तुझे खत्म करना चाहते हैं, मगर वो तुझे ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि वो एक साथ हैं। रोहन को अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। अभय ने उसे गुलशन का पता देकर एक जाल बिछाया था। वो चाहता था कि रोहन वहां जाए
और खुद को खतरे में डाले ताकि गुलशन उसे खत्म कर सके। मगर रोहन अब पहले जैसा नहीं था। वो तैयार था अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ। रोहन ने वापस कोलाबा आकर शास्त्री जी और राजू को पूरी बात बताई। अभय ने मुझे गुलशन का पता दे दिया है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई जाल है। वो चाहता है कि मैं वहां जाऊं और गुलशन मुझे खत्म कर दे। शास्त्री जी ने सिर हिलाया। तू सही कह रहा है बेटा। अभय बहुत चालाक है। वो देवराज की तरह हाथ नहीं उठाता, वो दिमाग से खेलता है। हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। राजू ने पूछा, तो हम क्या करें? गुलशन को वहीं छोड़ दें? रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक नया संकल्प लाया। नहीं, हम जाल में फंसेंगे, मगर अपनी शर्तों पर। हम पहले से तैयारी करके जाएंगे और गुलशन को वहीं खत्म करेंगे, चाहे जो भी हो। शास्त्री जी ने उसकी तरफ अजीब से देखा। बेटा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर अभय और गुलशन दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं तो। रोहन ने शास्त्री जी का हाथ पकड़ा। मुझे पता है, मगर मैं और पीछे नहीं हट सकता। धारावी वाले मेरी तरफ देख रहे हैं, प्रिया मेरी तरफ देख रही है, और सबसे ऊपर मेरे पिता की आत्मा मुझे देख रही है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। प्रिया ने रोहन के लिए खाना बनाया और दोनों ने साथ में खाया। खाने के बाद प्रिया ने उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा पकड़ाया। ये लो, मैंने ये कल मार्केट से खरीदा है। इसे अपनी जेब में रख लेना। अगर कुछ हो तो रिकॉर्ड कर लेना, सबूत के तौर पर। रोहन ने कैमरा लिया और प्रिया को गले लगा लिया। तुम हर बार मेरी जान बचाती हो। पता है, उस दिन जब मैं धारावी में अकेला था, तुमने मुझे हिम्मत दी, और आज तुमने मुझे एक और हथियार दिया है। प्रिया मुस्कुराई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं रोहन। चाहे तुम कहीं भी जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उस रात रोहन, शास्त्री जी और राजू ने प्लान पर चर्चा की। राजू पीछे रहेगा कार में, पुलिस को कॉल करने के लिए तैयार। शास्त्री जी रिवॉल्वर लेकर रोहन के साथ अंदर जाएंगे और रोहन वो रिकॉर्डिंग करेगा और गुलशन का सामना करेगा। रोहन ने पूछा, शास्त्री जी, आपको गोली चलानी आती है? शास्त्री जी मुस्कुराए। मैंने ये रिवॉल्वर 20 साल पहले तुम्हारे पिता से ली थी और मैंने उनसे गोली चलाना सीखा था। हाँ, मुझे आती है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसे इस्तेमाल न करना पड़े। रोहन ने अपनी जेब में कैमरा रखा और तैयार हो गया। वो जानता था कि कल की लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, मगर वो तैयार था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, क्योंकि उसके पास अपने पिता का आशीर्वाद था और वो आशीर्वाद किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर था। अगली सुबह 3 बजे रोहन की नींद खुल गई। वो उठा और बालकनी में चला गया। मुंबई की सुबह में कोहरा था और हवा ठंडी थी। उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और देखा। तस्वीर में उसके पिता हंस रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, जा बेटा, मैं तेरे साथ हूं। प्रिया भी उठ गई थी। वो चुपचाप रोहन के पास आई और उसके बगल में खड़ी हो गई। दोनों ने कोई बात नहीं की, सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सूरज को उगते देखा। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, रोहन ने प्रिया को गले लगा लिया। अब मैं जाता हूं। प्रिया ने उसके माथे पर चूमा और कहा, जाओ, और याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रोहन नीचे आया तो शास्त्री जी और राजू कार में पहले से मौजूद थे। शास्त्री जी ने रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली थी और राजू के हाथ में मोबाइल फोन था। राजू ने कहा, भैया, मैं पीछे रहूंगा और पुलिस को कॉल करूंगा, तुम बस अपना काम करो। रोहन ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरा भाई है राजू, हमेशा से। तीनों वर्सोवा की तरफ निकल पड़े। सुबह की सड़कों पर कोई भीड़ नहीं थी और कार तेजी से चल रही थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की इमारतें, पेड़, गलियां, सब कुछ अलग लग रहा था। उसे लगा जैसे वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहा हो। शास्त्री जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर लग रहा है? रोहन ने सच कहा, हाँ, मगर ये डर मुझे रोक नहीं रहा, ये मुझे आगे बढ़ा रहा है। शास्त्री जी मुस्कुराए। यही तो असली बहादुरी है बेटा, डर के बावजूद आगे बढ़ना। तेरे पिता भी ऐसे ही थे। उस शाम रोहन ने प्रिया को सब बताया। प्रिया ने सुना और फिर चुपचाप खाना बनाने चली गई। वो कुछ देर बाद खाना लेकर आई और उसने रोहन के सामने रख दिया। पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। रोहन ने खाना खाया। प्रिया ने उसके लिए
विशेष रूप से आलू पराठे बनाए थे, उसकी पसंदीदा चीज। एक एक निवाले में उसे प्रिया के प्यार का स्वाद आता था। वो जानता था कि प्रिया उसके फैसले से खुश नहीं है, मगर वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। खाने के बाद प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं रोहन, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हें ये करना ही होगा। मगर एक वादा करो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो पीछे हट जाना, मेरे लिए। रोहन ने प्रिया को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज फटी हुई थी। मैं वादा करता हूं, तुम्हारे लिए और अपने पिता की याद के लिए। रोहन ने राजू और शास्त्री जी को बुलाकर प्लान बनाया। तीनों ने तय किया कि वो सुबह 4 बजे वर्सोवा जाएंगे। राजू पीछे रहेगा और पुलिस को बुलाने के लिए तैयार रहेगा। शास्त्री जी अपने साथ एक रिवॉल्वर लेकर आएंगे, जो उन्होंने 20 साल पहले विक्रम से ली थी और कभी इस्तेमाल नहीं की थी। रोहन ने पूछा, आपके पास रिवॉल्वर है? शास्त्री जी मुस्कुराए। मैं 20 साल से देवराज से लड़ रहा हूं बेटा। मैंने हर चीज की तैयारी कर रखी थी, बस सही मौके का इंतजार था। रोहन को लगा जैसे शास्त्री जी के पास और भी राज हैं जो उसने कभी नहीं बताए, मगर उसने पूछा नहीं। उसे भरोसा था कि शास्त्री जी जब चाहेंगे सब बता देंगे। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कल क्या होगा। उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और देखा, पिता उसमें हंस रहे थे, बेफिक्र, जवान। रोहन ने तस्वीर को चूमा और कहा, पापा, मैं कल गुलशन का सामना करने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या होगा, मगर मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, हमेशा की तरह।